कल हमने पढ़ा था डे 1 में क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होती है और कैपिटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ये सीखा था हमने। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था कौन सा, दो टाइप की क्या होती है कैपिटल एसेट होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है और लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन का चार्जेबिलिटी सेक्शन 45 है। 45 क्या कहता है, 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए तो ही इनकम कैपिटल गेन में जाएगी। सबसे पहले कैपिटल एसेट डिफाइन कर ली कल। फिर हमने पढ़ा, ना देखा हो लेक्चर जाके देख लेना। दूसरा दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, कैपिटल एसेट का क्या, ट्रांसफर। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बेटा, कैपिटल गेन का ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल होना, सेल होना, ऑनरशिप चेंज होना यानी सेल होना। ठीक, क्या ट्रांसफर का मतलब ऑनरशिप चेंज होना होता है कि ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल होता है, दोनों ही हो सकता है। ट्रांसफर का मतलब होता है, जर्नली ट्रांसफर का मतलब होता है ऑनरशिप चेंज होना। जनरली ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप चेंज होना। लेकिन कई बार ऑनरशिप गिफ्ट से भी चेंज होती है, कई बार ऑनरशिप क्या होती है, गिफ्ट से भी चेंज होती है। तो आगे पहले तो वो ट्रांसफर, पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफर की डेफिनेशन। फिर जैसे हमने पढ़ा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या फिर इंक्लूड नहीं होता था वो पढ़ा था ना, वैसे ही फिर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर में क्या क्या चीजें क्या होती हैं इंक्लूड नहीं होगी, मतलब क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, सेल्स। सेल्स मतलब किसी को कैपिटल एसेट देना, बदले में क्या लेना, रुपया लेना, पैसा लेना, 10 से कैपिटल गेन लगेगा। सबसे पहली बात तो बताओ कैपिटल गेन लगता किसके ऊपर, सेलर के ऊपर। कैपिटल गेन किसके ऊपर लगता है, सेलर के ऊपर कि बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर। कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर, सेल्स। सेल्स के बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बाटा सिस्टम। मैंने इसको बिल्डिंग दी, इससे मेरे को गोल्ड दिया, क्या कैपिटल गेन लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैंने इसको बिल्डिंग दी, इससे मेरे को कार दी, पर्सनल कार दी, कैपिटल गेन लगेगा, मेरे ऊपर तो कैपिटल गेन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने बिल्डिंग सेल की और इससे पर्सनल कार कैपिटल एसेट को डिफाइन नहीं करती। तो बेटा कैपिटल गेन में क्या क्या आएगा, सेल्स आएगा, देन क्या आएगा, एक्सचेंज आएगा, एक आता है रेलिंक्विशमेंट और एक होता है एक्सटिंग्विशमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अधिकार त्यागना और एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है अधिकार खत्म हो जाना। अधिकार त्यागना और अधिकार खत्म हो जाना। अधिकार त्यागना यानी अपनी मर्जी से त्यागना, नहीं चाहिए मुझे ये चीज, और अधिकार अपने आप खत्म हो जाना यानी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना। कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, ध्यान देना, मैंने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, मैंने डिबेंचर्स को सेल कर दी, कैपिटल गेन लगेगा, लगेगा। मैंने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स का होल्डिंग पीरियड, डिबेंचर्स का क्या था बेटा, बच्चा क्या था डिबेंचर्स का, होल्डिंग पीरियड था। ध्यान देना, डिबेंचर्स का क्या था बेटा, होल्डिंग पीरियड था 6 महीनों, 6 साल का। 6 साल तक मेरे को डेट ही याद नहीं थी कि 6 साल के बाद डिबेंचर्स क्या होंगे, रिडीम होंगे। कंपनी को तो याद रहती है, कंपनी के पास तो रिकॉर्ड्स में रहती है डेटें। फिर कंपनी ने 6 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिबेंचर्स कैंसिल करके मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। पलताओ कैपिटल गेन लगना चाहिए, लगना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है, अधिकार को क्या कर देना, खत्म हो जाना। अधिकार अपने आप क्या हो गया, खत्म। अब क्या मेरे पास, मैं कंपनी के डिबेंचर होल्डर हूँ, नहीं। वैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ क्या है, प्रेफरेंसेस इज ऑल्सो क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट। अब आते, एक बात आती है रेलिंक्विशमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिंक्विशमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अधिकार का त्यागना, अधिकार को त्याग कर देना। याद करो, अच्छा अभी मैं बताऊंगी तुम लोगों को एक चीज बताऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी राइट शेयर इशू करती है, राइट शेयर का मतलब मालूम है क्या होता है, क्या होता है राइट शेयर का मतलब, बाहर वालों से पहले एग्जिस्टिंग वालों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें शेयर्स चाहिए, और वो भी मार्केट में अगर ऑफर होता है, मार्केट में अगर कंपनी ऑफर दे रही है 125 रुपए पर शेयर, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कम पर देगी, 100 रुपए पर, 90 रुपए पर। देखो जैसे सपोज मैं रिलायंस कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ,
अब कंपनी नए शेयर्स इशू करने जा रही है, न्यू आईपीओ लाने जा रही है। अब रिलायंस कंपनी न्यू आईपीओ लेके जाने जा रही है और एक शेयर की प्राइस कंपनी रख रही है 3,000 रुपए। आईपीओ में कितना रख रही है? 3,000 रुपए। कंपनी आईपीओ लेने से पहले मुझे एक ऑफर करेगी कि अगर आपको कंपनी के शेयर्स चाहिए तो आप खरीद सकते हो, और वो ऑफर प्राइस होगी 2500 की। कितने की होगी? 2500 की। ध्यान देना, मैं अगर रिलायंस का शेयर खरीदूंगी तो मुझे कितने में मिलेगा? 2500 में। मनप्रीत के पास रिलायंस के शेयर नहीं है। मनप्रीत अगर ये शेयर खरीदेगी रिलायंस से तो कितने में पड़ेगा उसको? 3,000 में। अब मैं कंपनी का ये अपना शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो छोड़ दूंगी तो मनप्रीत, बाहर वाले लोग कितने में खरीदेंगे? 3 में। अब सुनना ध्यान से, मनप्रीत ऐसे ही मेरे पास आती है, बोलती है मैडम रिलायंस का आईपीओ निकलने वाला है। ध्यान से सुनना, रिलायंस का आईपीओ निकलने वाला है, 3,000 रुपए की कोटेड प्राइस है, मैं खरीदने जा रही हूँ। मैं कहा रुक रुक रुक, तू एक काम कर, मेरे पास रिलायंस के ऑलरेडी शेयर है, मुझे एक ऑफर आया है, मुझे वही ऑफर कितने का आया है? 2500 का। तू एक काम कर, मेरा नाम लेके जा, मेरा नाम लेके जा, तेरे को वो शेयर कितने में पर दे देगी कंपनी? 2500 में। तो मनप्रीत को मैं अपना नाम क्या कर देती हूँ? शेयर ट्रांसफर नहीं कर रही, नाम ट्रांसफर कर रही हूँ। नाम ट्रांसफर कर रही हूँ, शेयर ट्रांसफर नहीं कर रही। क्या ट्रांसफर कर रही हूँ? नाम। मनप्रीत मेरा नाम लेके, नाम मतलब नाम बकायदा कोडिंग होती है, एक शेयर होल्डर के क्या कहलाता है? कोड रहता है। उस कोड का यूज करते हुए क्या खरीदने जा रही है? राइट। अब मनप्रीत को ये शेयर कितने का पड़ेगा? 2500 का। और मुझे ये शेयर कितने का पड़ रहा था? 2500 का। मनप्रीत ऐसे ही मार्केट में जा रही थी तो कितने का पड़ रहा था? 3,000 का। तो मनप्रीत को होने लगा फायदा 2500। एक बात बताओ बेटा, मैं मनप्रीत को अपना कोड फ्री में दूंगी? प्रैक्टिकली बताओ, मैं मनप्रीत को अपना कोड फ्री में दूंगी? नहीं, मैं मनप्रीत से 200 रुपए ले रही हूँ। उसके कितने ले रही हूँ? 200 रुपए। क्या मनप्रीत मुझे 200 रुपए देगी? अभी भी देगी। क्यों? रिलायंस से खरीदेगी तो कितने में पड़ेगा उसको? 3। मुझसे खरीदेगी तो कितने में पड़ेगा? 2500। 200 मुझे देगी, 2500 रिलायंस को देगी मेरे नाम से, तो कितना होगा? 2700। क्या मनप्रीत ऐसा काम करेगी? हाँ, दैट इज कॉल्ड रेलिंकेशन। मैंने अपने अधिकार का त्याग किया, अधिकार का त्याग किया। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब अधिकार खत्म हो गया अपने आप, और रेलिंकेशमेंट मतलब क्या होता है? त्याग करना। इसे कहा जाता है रेलिंकेशमेंट। यानी राइट, एक होता है राइट सेल करना, एक होता है राइट शेयर सेल करना। शेयर सेल करना तो एसेट सेल करना हुआ, राइट सेल करना यानी रेलिंकेशमेंट। राइट सेल करना यानी रेलिंकेशमेंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो एक्सचेंज में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ? शेयर ट्रांसफर में क्या क्या आएगा? सेल। गुड। सेल के बाद क्या आएगा? सेल के बाद क्या आएगा? बोलो ना। सेल्स के बाद क्या आएगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? सेल के बाद आएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद क्या आएगा बच्चों? रेलिंकेशमेंट। एक्सचेंज के बाद क्या आएगा? रेलिंकेशमेंट। इतनी बात क्लियर हो रही है? सबसे पहले क्या आएगा? सेल। सेल्स के बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद रेलिंकेशमेंट। एक्सचेंज के बाद क्या आएगा? रेलिंकेशमेंट। इतनी बात क्लियर हुई? अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। अब आएगा कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा? कंपलसरी क्या होगा? एक्विजिशन। हाँ बेटा बोलो। हाँ, वोटिंग राइट। कौन सा वोटिंग राइट? हाँ, कि है ना अपनी जगह किसी और को पोजीशन, हाँ ये मेरे बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, उसमें भी उन लोगों को रहता है। देखो वो एसेट्स ट्रांसफर नहीं है, वो डिसीजंस की बात है, वो एसेट ट्रांसफर की बात नहीं है। जो तू बोल रही है ना प्रॉक्सी, एक तरीके का क्या होता है वो प्रॉक्सी। कोई एसेट थोड़ी ना सेल कर रहा तुम। काय का राइट्स होगा? मैं बोल रही हूँ कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। तो डिसीजंस ट्रांसफर होना, नॉट अ कैपिटल एसेट। क्लियरिटी है? बोलो क्लैरिटी है? पहला क्या है? सबसे पहले क्या है? सेल्स। सेल्स के बाद क्या आता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद क्या आता है? बोलो ना। एक्सचेंज के बाद क्या आता है? रेलिंकेशमेंट। फिर क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट। फिर क्या है?
कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, किसी एसेट को कंपलसरी एक्वायर करना। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये इधर है अपना, ये हाईवे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा बिल्डिंग था, ठीक है, अगर मैं बिल्डिंग मनप्रीत को सेल करती तो कैपिटल गेन लगेगा, बिल्डिंग कैपिटल गेन लगेगा। अब मैं यहाँ पे बिल्डिंग भाई सेल ही नहीं कर रही, सुनना ध्यान से, बिल्डिंग क्या नहीं कर रही, सेल नहीं कर रही। अब ध्यान देना बेटा, जब मैं बच्चों बिल्डिंग क्या नहीं कर रही, हाँ, जब मैं बिल्डिंग को क्या नहीं कर रही हूँ, सेल नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा, अब मैं बैठी हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा यहाँ इस रोड पे हाईवे बनेगा, गवर्नमेंट ने कहा इस रोड पे क्या बनेगा, हाईवे बनेगा, आप लोग अपनी अपनी बिल्डिंग खाली कर दो। जब गवर्नमेंट परमानेंट किसी एसेट्स को खाली करवाती है, बदले में क्या देती है, कॉम्पनसेशन, बदले में क्या देती है, कॉम्पनसेशन देती है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कॉम्पनसेशन, मेरे ये दादा पुश्तैनी दादा की बिल्डिंग है, मैं नहीं खाली करूँगी। तो क्या गवर्नमेंट मानेगी, गवर्नमेंट मानेगी नहीं, गवर्नमेंट जबरदस्ती खाली करवाएगी, बदले में मुझे क्या देगी, कॉम्पनसेशन। तो बोला गया अगर ऐसा कोई काम होता है तो भी उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट गेन, उसे क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो, सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रिलिंक्विशमेंट होता है, एक्सटिंक्विशमेंट आता है, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन बाय क्या आता है, गवर्नमेंट। समझ आ रहा है, सेल में क्या क्या आता है, सेल्स, देन एक्सचेंज, देन रिलिंक्विशमेंट, देन एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन बाय क्या होता है, गवर्नमेंट। इतनी बात समझ आई। वो दूसरी चीज, सेल्स में आता है एक और चीज, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा समझो, ध्यान से सुनना। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड का फंडा क्या होता है। मेरे पास 1992 से मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, 1992 से क्या खरीदी हुई है मैंने, ज्वेलरी खरीदी हुई है। 92 में तो सोना बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था, जो आज 63,000 रुपये चल रहा है, वो 92 में कितने का था, 1,000 रुपये का भी नहीं था, 500 का था। अब 100 रुपये जो भी था, चलो 100 रुपये का था। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारा मैंने उस समय पैसे बहुत थे, बहुत सारा सोना खरीद लिया था। अब आज जाके वो कितना पहुंच चुका, 63,000। अरे मैंने कहा मेरे घर में, मेरे लॉकर में इतना सोना रखा है, मैं पागल हूँ जो कोचिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे तो ज्वेलरी की शॉप खोलनी चाहिए। अभी के अभी 63, अरे 63 में तो बिकेगा ही ना, सोचो 60 नहीं, आज कल गिरा था सोना, 60 कल गिरा है थोड़ा सा, ठीक है। मैं पागल हूँ जो इतना पढ़ा रही हूँ, बैठे बैठे तो करोड़पति हो गई हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसे गोल्ड नहीं बेचा, मैंने ज्वेलरी की क्या खोल ली, दुकान खोल ली। पहले मेरे पास गोल्ड क्या था, कैपिटल एसेट, अब मेरे पास गोल्ड क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। अब ध्यान से सुनना बच्चा, खरीदी कितने में थी चीज, 100 रुपए में। क्यों मैंने ऐसा काम किया, अगर 100 रुपए की चीज आज मैं चलो 68,000 में बेचती तो कितना, 67,900 का मेरे ऊपर क्या लग जाता, कैपिटल गेन लग जाता। तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग, शातिर दिमाग चलाया। शातिर दिमाग मैंने क्या चलाया, ध्यान से सुनना। मैंने कहा पीजीबीपी में तो क्या लगता है, सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं। अगर आज मैं कैपिटल गेन, आज मैं अगर ये सोना ऐसे ही बेच रही हूँ तो मेरे ऊपर 67,900 का क्या लगेगा, कैपिटल गेन पर केजी, पर ग्राम, जो भी है 24 केजी, मतलब पर 10 केजी, पर 10 केजी लगने लगेगा। तो मैंने किया क्या, मैंने एक काम किया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। अब स्टॉक इन ट्रेड में तो मैं उस्ताद हूँ, अकाउंट्स की मास्टर हूँ, ठीक। कैपिटल, जब भी आप बिजनेस में कोई घर की एसेट लेके आते हो, कौन सी वैल्यू पर लेके आते हो, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है, 68,000। मैंने एंट्री क्या करी, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैंने ऑनर ने लगाया ना कैपिटल। स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी में कितना, 68, और 68,100 में क्या कर दिया, कस्टमर को पीजीबीपी में सेल कर दिया। तो 100 रुपए पर 10 केजी के, पर 10 ग्राम के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए पे पीजीबीपी दे दिया, और मैं अपने कैपिटल गेन से क्या हो गई, बच गई। कैपिटल गेन से क्या हो गई, बच गई। बोला गया ऐसा करोगे तो इनकम टैक्स के पास भी शातिर दिमाग है, ठीक। अगर कैपिटल एसेट कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में तो भी हम उसको क्या मानेंगे, ट्रांसफर। भले ऑनर क्या है, एक ही है ना। देखो आज तक हम बोलते हैं ऑनरशिप क्या होनी चाहिए, चेंज। क्या ऑनरशिप चेंज है, पहली ऑनरशिप मेरे पास, दूसरी भी ऑनरशिप
मेरे पास, तो ऑनरशिप चेंज नहीं है तो भी क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। आया समझ में? ठीक। इसका बड़ा केस आया था बाई श्रीन बैंक केकुका का, आगे पढ़ाऊंगी मैं बाई श्रीन बैंक केकुका का कैसे, उसमें बताऊंगी कि कैसे कैपिटल गेन लगेगा। दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है तो भी भाई साहब क्या लगता है, जीरो कूपन बॉन्ड की अगर मैच्योरिटी होती है तो भी भाई साहब क्या लगता है, जल्दी बताओ, तो भी भाई साहब क्या लगता है, कैपिटल गेन लगता है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना, बताओ ना बच्चों, क्लियरिटी है? तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बोलो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एसेट क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। एसेट क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। दूसरी शर्त, एसेट सेल होना चाहिए। एसेट सेल होने के बाद क्या होना चाहिए, एसेट सेल होना चाहिए। एसेट सेल या ट्रांसफर होना चाहिए। इस पर ट्रांसफर में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो, ट्रांसफर में क्या क्या आता है, बोलो ना, सेल, एक्सचेंज, और क्या है, रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट और कंपलसरी एक्विजिशन बाय, कंपलसरी एक्विजिशन बाय क्या होगा, गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है ना, क्लैरिटी है? सेल में क्या क्या आएगा, सेल, फिर एक्सचेंज, फिर रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। और भी एक चीज, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड, और क्या है, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर हुआ, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। इतनी बात क्लियर आई? ठीक, ठीक है, आया समझ में बेटा? ये कहलाएगा हमारा ट्रांसफर। अब ध्यान से सुनना बच्चों ट्रांसफर की, ठीक है? अब इधर ध्यान से सुनना एक चीज, सबसे पहले कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर, ट्रांसफर। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त क्या है, ड्यूरिंग द क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब सुनना ध्यान से बेटा, ये प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होने का मतलब क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24। मैंने सपोज शगुन को एक बिल्डिंग सेल की, बिल्डिंग सेल की कितने में, 50 लाख में। कब सेल की, 23-24 में। शगुन ने कहा मैडम पेमेंट, बिल्डिंग जब सेल होती है ना, जरूरी नहीं है कि पेमेंट ऑन स्पॉट मिले, धीरे धीरे भी मिलता है ना। शगुन ने कहा मैडम मैं आपको एक काम करती हूँ, पेमेंट 1 जुलाई 24 को करूंगी, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को भी सेल भी करना था, मेरे को शगुन के ऊपर पूरा विश्वास था, मैं पेमेंट कर देगी। शगुन ने कंसिडरेशन बंद में कब दिया, 1 जुलाई 24 को। बताओ कैपिटल गेन कब लगेगा, 23-24 में कि 24-25 में। बोला गया कैपिटल गेन मस्ट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कौन से बेस पे कैपिटल गेन लगेगा, ड्यू बेसिस। कैपिटल गेन कौन से बेस पे लगेगा, ड्यू बेसिस पे लगेगा। अब सुनो ध्यान से, इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है? अब चलो सुनो ध्यान से, अब क्या आएगा, अब हमारा क्या है, ड्यू बेसिस। कैपिटल गेन कौन से बेस पे लगेगा, बोलो ना, कैपिटल गेन कौन से बेस पे लगेगा, ड्यू बेसिस। कैपिटल गेन कौन से बेस पे लगेगा, ड्यू बेसिस। क्लैरिटी है भाई साहब? कैपिटल गेन लगेगा बच्चों हमारा कौन से बेसिस पे लगना है, ड्यू बेसिस पे कैपिटल गेन लगता है। अब चलो सुनो ध्यान से, जब कैपिटल गेन हमारा, जब हमारा कैपिटल गेन बेटा कौन से बेस पे लगता है, ड्यू बेसिस पे लगेगा, तो किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले सैलरी कौन से बेस पे टैक्सेबल होता है, सैलरी, 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 ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज क्या है, अर्लियर। सैलरी कौन से बेस पे टैक्सेबल होता है, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, हाउस प्रॉपर्टी कौन से बेस पे टैक्सेबल होता है, रिसीव बेस पे कि ड्यू बेस पे, ड्यू। हाउस प्रॉपर्टी ड्यू बेस पे जाता है, पीजीबीपी व्हिचएवर इज ऑप्टेड बाय असेसी। और कैपिटल गेन कौन से बेस पे चलता है, ड्यू। इतनी बात समझ आई? अब कंप्यूटेशन ऑफ क्या करोगे,
कंप्यूटेशन ऑफ क्या आएगा, बोलो, कंप्यूटेशन ऑफ क्या आएगा, कैपिटल गेन। कैसे कैलकुलेट करोगे कैपिटल गेन? अब इधर ध्यान देना, कितने तरीके के एसेट कैपिटल गेन हो सकते हैं? दो, सीखा है ना हमने। कितने तरीके की एसेट्स होती है? दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने के कारण जो कैपिटल गेन अराइज होता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट में कहते हैं एसटीसीजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने के कारण जो कैपिटल गेन अराइज होता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसे क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम कहते हैं एलटीसी। समझ आ रहा है? एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले, अब इधर ध्यान देना, सबसे पहले बच्चों इधर ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर देखना, इधर देखना, ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये क्या आएगा हमारा, बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, पहले लिखोगे होल्डिंग पीरियड, जब से जब तक होल्ड किए, जब से जब तक होल्ड किए। एक चीज और बेटा इधर ध्यान देना, पहले लिखेंगे होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड से ही डिसाइडेड होगा एसेट मेरी शॉर्ट टर्म में कि एसेट लॉन्ग टर्म में। 12 महीनों से ज्यादा होल्ड है तो लॉन्ग टर्म और 12 महीनों से कम होल्ड है तो शॉर्ट टर्म। चलो, और 36 कुछ केस में 36, सपोज मैंने 1 अप्रैल 2022 को एक एसेट खरीदा, एक एसेट खरीदा, 1 अप्रैल 23 को मैंने एसेट को सेल कर दिया। वो है शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स है। कौन से शेयर्स हैं? इसमें मेरी 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। सबसे पहले तो कैपिटल गेन कौन से ईयर में जाएगा? हमने कहा एसेट मस्ट बी ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब सेल होनी चाहिए। सेल कौन से ईयर में की है? 23-24 में। तो पहला क्वेश्चन मेरा टैक्सेबल हो गया कि टैक्सेबिलिटी 23-24 में आएगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि ये एसेट मेरी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? हमने क्या किया, लिस्टेड के लिए क्या होता है 12 महीने, 12 महीने यानी कितने महीने, 12 मंथ्स होल्ड होनी चाहिए। अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड है तो लॉन्ग टर्म और 12 महीने से कम होल्ड है तो शॉर्ट टर्म। बोलो क्या है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म? हाँ, 12 महीने 1 दिन है, 12 महीने। हाँ तो वही तो मैंने 1 साल में बात ही नहीं करी। 12 महीने 1 दिन है कि 12 महीने है? अरे ये क्या है होल्डिंग, 12 महीने की 12 महीने 1 दिन, 12 महीने 1 दिन, 12 महीने 1 दिन होता है तो वो लॉन्ग टर्म हो गई और 12 महीने है तो वो शॉर्ट टर्म है। तुम बताओ क्या है 12 महीने की 12 महीने 1 दिन? शॉर्ट है लॉन्ग है? तो 12 महीने 1 दिन तो लॉन्ग हो गया। तो तुम देख रहे हो ना, डेफिनेशन के हिसाब से देखो ना, होल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ्स। और ये 12 महीने 1 दिन होल्ड है कि 12 महीने होल्ड है? देखो 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 ना, 1 दिन रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, बोलो अभी शॉर्ट टर्म। होल्डिंग पीरियड देखा जाता है, ध्यान दो बेटा, होल्डिंग पीरियड जो बच्चों देखा जाता है, ध्यान देना, होल्डिंग पीरियड देखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। फ्रॉम द डेट ऑफ क्या? एक्विजिशन। कौन सी डेट से देखा जाता है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल प्रायर टू द डेट ऑफ एसेट सोल्ड। होल्डिंग पीरियड देखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। होल्डिंग पीरियड देखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल प्रायर टू द डेट ऑफ एसेट सोल्ड। मतलब
होल्डिंग पीरियड देखा जाता है जिस दिन आपने एसेट एक्वायर किया उस दिन से कब तक, जिस दिन आप एसेट क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, जिस दिन आप एसेट बेच रहे हो, टिल प्रायर टू द डेट ऑफ एसेट क्या सोल्ड, यानी कब से, 1 अप्रैल 22 से कब तक, 31 मार्च 2000 क्या होगा 23। ठीक, ये होगा होल्डिंग पीरियड। लिख लो होल्डिंग पीरियड, कहीं लिखो। होल्डिंग पीरियड मीन्स, होल्डिंग पीरियड कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, होल्डिंग पीरियड कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, होल्डिंग पीरियड कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, होल्डिंग पीरियड कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल prior to the date of asset sold, holding period consider from the date of acquisition till, from the date of acquisition till prior to the date of asset sold, till prior to the date of asset sold, जिस दिन आप एसेट को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उससे एक दिन पहले का, उससे क्या करोगे, एक दिन पहले का। आ रहा है बेटा समझ, उससे एक दिन पहले का क्या करोगे, लोगे। क्लैरिटी है इतनी, है नहीं है, समझ आई कहानी, बोलो पक्का ना समझ आई। ठीक, सिंपल सी बात है भाई, समझ आ रही है ना कहानी, बहुत सिंपल है। हाँ चलो अब सुनो, पहले देख लिया मैंने, क्या देख लिया, होल्डिंग पीरियड। पहले मैंने क्या देख लिया, होल्डिंग पीरियड के बाद अगर एसेट है तो शॉर्ट टर्म में है तो शॉर्ट टर्म में जाएगी, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में जाएगी। अब सेल कंसिडरेशन के बाद माइनस क्या करोगे बच्चों, ब्रोकर को दलाली देते हो, ब्रोकर को दलाली देते हो, हाँ या ना। सेल कंसिडरेशन के बाद माइनस क्या करोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये क्या आ जाएगा आपका, बोलो ये आपका क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन। ये आपका क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन। समझ आ रहा है। सबसे पहले क्या लोगे जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या लोगे, सेल, सेल्स में से माइनस क्या करोगे, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चा, बोलो क्या आएगा, नेट कंसिडरेशन। बोलो ना क्या आएगा, नेट कंसिडरेशन। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये समझ आई सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है, ब्रोकर को पेमेंट करना। अच्छा प्रैक्टिकली भी है ना, एक बात बताना बच्चा, मैंने एक शेयर 50,000 के खरीदे, कुछ शेयर 50 के खरीदे, मैंने इसके भाव बढ़ गए, ध्यान से सुनना, मेरे भाव बढ़ गए तो मैंने इसको बेच दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, 1,50,000 रुपए में बेच दिया। कुछ ब्रोकरेज भी लगी होगी मेरी, सपोज 3,000 की ब्रोकरेज लगी, तो मेरे को नेट फायदा कितना है, ये सेल कंसिडरेशन माइनस कर दिया 3,000, ये कितना हो गया 147। खरीदा कितने का था, 50,000 का, तो कितने का हो जाएगा 97,000 का मेरा क्या है, प्रॉफिट। ठीक, तो ये मैंने क्या किया, ये क्या है मेरा, बोलो ये मेरा क्या है, सेल कंसिडरेशन। ये क्या है मेरे, सेलिंग एक्सपेंस। ये क्या है मेरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इतनी बात क्लियर हुई। अब सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, अब इसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी माइनस होगी, शॉर्ट टर्म की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी माइनस होगी, शॉर्ट टर्म की। अगर आपकी एसेट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं होगी, फिर क्या माइनस होगी, बोला गया शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट जितने की खरीदी है वो माइनस करोगे, लेकिन अगर आपके एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे। अब ये क्या होता है, अभी बात थोड़ी देर 2 मिनट में बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बच्चों इधर ध्यान देना। मैंने एक बिल्डिंग खरीदा था, सुनना, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा था, 23 महीनों के अंदर बेच दिया। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। बिल्डिंग बेचा मैंने 50 लाख में, सेल कंसिडरेशन 50, ब्रोकर ने दलाली ली, बायर से मिलवाया होगा ना मेरे को, 2 लाख की दलाली ली, 50 में से 2 गए,
48 लाख। और मैंने वो बिल्डिंग खरीदी कितने में थी? 20 लाख में। खरीदी कितने में थी? 20 में। तो 48 में से 20 लाख गया, कैपिटल गेन कितना? 18। हाँ, क्यों? 48 में से 20 गए, कितना बचा? 28 बचे। 28 लाख का क्या बना मेरा कैपिटल गेन? अब सुनना ध्यान से, बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? 20। अब सुनना ध्यान से, इधर देखना, इधर ध्यान से सुनना। बिल्डिंग मैंने 20 की खरीदी थी, उस बिल्डिंग के ऊपर फिर से मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया था 10 लाख का। क्या वो मेरी कॉस्ट है या नहीं? वो भी मेरी कॉस्ट है। उसका मैंने सिंपल व्हाइट वॉश करवाया, क्या वो मेरी कॉस्ट है? 1 साल के बाद मैंने व्हाइट वॉश करवाया था, क्यों हुआ है? वो तो जनरल रिपेयर है। नहीं 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 नहीं, वो जनरल रिपेयरिंग है। टूट फूट होती है, व्हाइट वॉश होता है, जनरल रिपेयरिंग होती है वो। और रिपेयरिंग खर्चों का डिडक्शन कहाँ मिलता है? हाउस प्रॉपर्टी में। याद करो कितना परसेंट? 30%। वो मेरी जनरल रिपेयरिंग है। लेकिन अगर मैंने हेवी एक्सपेंडिचर किए तो वो मेरी कॉस्ट है। ऊपर रूम बनवा दिया, मेरी कॉस्ट है। उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसे क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस करोगे, हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस करोगे। लेकिन अगर आपका एसेट शॉर्ट टर्म की जगह, अगर आपका एसेट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लॉन्ग टर्म है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए माइनस क्या करोगे? बोलो, इसके लिए माइनस क्या करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या? इम्प्रूवमेंट। समझे? इसके लिए माइनस क्या करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या होगा? इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? सेल। वेरी गुड। सबसे पहले क्या आएगा? सेल। सेल में से क्या करोगे? माइनस करोगे बच्चा, क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद सेल में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना। उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से माइनस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ क्या करोगे? एक्विजिशन। क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ क्या माइनस करोगे? एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या माइनस करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और अगर आपका एसेट वो है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये आ जाएगा भाई साहब, ये हमारा आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या आएगा क्या? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, फटाफट इसको लिखो तो फिर मैं बताऊं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है। सुनो आप ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ माइनस करोगे? ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ माइनस करोगे? शॉर्ट टर्म में। और अगर आपका एसेट लॉन्ग टर्म है तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या माइनस होगा? बोलो क्या माइनस होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये क्या होता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इधर ध्यान से सुनना। मैंने एक बिल्डिंग खरीदा था 2005 में। मैंने एक बिल्डिंग खरीदा था कितने में? 2005 में। 2005 में बिल्डिंग खरीदा था 5 लाख का, और आज मैं उसको 80 लाख में बेच रही हूँ। आज मैं उसको क्या बेच रही हूँ? 80 लाख में बेच रही हूँ। ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है कैपिटल गेन दो 75 लाख। बोलो क्या गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन सही है कि नहीं है? गवर्नमेंट बोल रही है 75। देखो तुमने, तुम्हारी जेब से गए 5 और तुम्हारी जेब में है 80। 75 लाख का क्या दो? कैपिटल गेन दो। क्या ये सही है? क्यों नहीं है सही? एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन। टाइम वैल्यू ऑफ क्या है? मनी। टाइम वैल्यू ऑफ क्या है? मनी का कंसेप्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 2005 में हम लोग एफडी करवाते तो क्या एफडी पे आज भी इतने साल हो गए? 20 साल हो गए? 20 साल हो गए, क्या ये 5 लाख ही मिलते की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती? बढ़ी हुई मिलती। तो क्या बेस सेम है? तो बोला जाता है जहां पर एसेट लॉन्ग टर्म होगी वहां पे आप इन्फ्लेशन को फोकस करोगे। वहां आप इन्फ्लेशन को क्या करोगे? फोकस करोगे। अब इन्फ्लेशन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 10%, 8%, एसबीआई का रेट। क्या करोगे? कौन सा रेट देखोगे इन्फ्लेशन के लिए? गवर्नमेंट के द्वारा CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स।
गवर्नमेंट के द्वारा CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए गए उन्हीं इन्फ्लेशन इंडेक्स को कंसिडर करते हुए क्या करोगे, काम करोगे। गवर्नमेंट हर बार हर साल बजट में CII पास करती है। ये CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये क्या, देखो क्या कहता है, जो चीज 2001-2 में कितने रुपए की मिलती थी, 100 रुपए की, आज वो कौन सा ईयर है, 23-24, वो कितने की मिल रही है, 348 रुपए की, यानी 3.48 की महंगाई बढ़ चुकी है। 3.48 टाइम महंगाई क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो मुझे 1-2 से नहीं देखना, इधर देखो, वेट करो, इधर देखना ध्यान से, मुझे 1-2 से नहीं देखना। जो चीज 2005 में कितने रुपए की मिलती थी, देखें, जो चीज 2005 में कितने रुपए की मिलती थी, देखो, जो चीज 2005 में कितने रुपए की मिल रही थी, 117 रुपए की, आज 2023 में कितने रुपए की मिल रही है, 348। कितने रुपए की मिल रही है, 348। तो जो चीज आपकी कितने में, कितने रुपए की थी, 5 लाख की थी, वो चीज आज कितने की है बच्चों, करो करो, करो। 5 लाख इंटू 348, 5 लाख इंटू क्या आएगा भाई, 5 लाख इंटू 348 इंटू 117, हाँ मतलब डिवाइड बाय 117 करो। कितना, 14,87,179.4, 14,87,179.4। क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक। 14,87,100 क्या आएगा भाई, 79। इतनी बात क्लियर हुई, बोले इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अब सुनना ध्यान से, ये हो गई, इसी क्या कहेंगे, बोलो इसे कहते हैं क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, 5 लाख मैंने क्या किया, 5 लाख क्या है मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 348 क्या है मेरा इंडेक्स ऑफ क्या, 2023, इंडेक्स ऑफ 2023, 2023 वाला इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर, सेलिंग ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो ना, अभी पढ़ा ना हमने, ट्रांसफर ईयर। और 117 क्या है, 117 क्या है, परचेसिंग ईयर। तो इंडेक्स ऑफ क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ क्या आएगा, एक्विजिशन ईयर। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, दिस इज कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या होगा, इम्प्रूवमेंट। बताओ कैसे निकालोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, बोलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ व्हाट, बोलो ना, ट्रांसफर ईयर अपॉन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। चलो बेटा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकालोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकालोगे, सेम मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ क्या करोगे, बोलो ना, इनटू इंडेक्स ऑफ क्या आएगा, ट्रांसफर ईयर अपॉन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर की इम्प्रूवमेंट ईयर। जरूरी है इम्प्रूवमेंट उसी साल हो जिस साल खरीदी है, नहीं, इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर। लेकिन ये इंडेक्सेशन किसका करोगे, ये इंडेक्सेशन किसका करोगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स का, समझ आ रहा है, ये इंडेक्सेशन किसका करोगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स का, समझ आ रहा है। सबसे पहले बोलो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बोलो, हाँ
इन सेलिंग ईयर क्या करोगे? माइनस। सेलिंग ईयर क्या करोगे? माइनस। फिर नेट कंसिडरेशन आएगा। आएगा। फिर उसमें से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ। ठीक, करो फटाफट से बेटा। हो गया? हो गया? समझ आया? बहुत सिंपल। ठीक, तो ये अच्छा, अब एक बात बताओ। एक शेयर मैंने 2 साल पहले कर, एक शेयर मैंने 15 महीनों के अंदर बेच दिया। एक शेयर मैंने कितने महीनों के अंदर बेच दिया? 15 मंथ के अंदर बेच दिया। बोलो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? लिस्टेड है तो लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन होगा। हाँ, और अगर एक अनलिस्टेड शेयर मैंने 15 महीनों के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म। क्या इंडेक्सेशन होगा? नहीं होगा। कॉस्ट में से सीधे माइनस करोगे। अब ये इंडेक्सेशन अपन को याद करने हैं क्या? नहीं, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन होंगे। 2 चीजें बस याद रखना। 2001-2 का 100 रुपए और 23-24 का कितना है? 348। वो नहीं दिया होगा। 2001-2 का कितना है? 100 रुपए और 2023-24 का कितना है? 348। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। चलो लिखो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक्स लिमिटेड एक्वायर बिल्डिंग रुपीज 5 लाख एज ऑन 1 जुलाई 2014। कंपनी सोल्ड द एसेट। हाँ, कंपनी सोल्ड द एसेट एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर रुपीज 85 लाख। हाँ, 1 जुलाई 14 है। इम्प्रूवमेंट बाय कंपनी, इम्प्रूवमेंट बाय क्या आएगा? कंपनी एज ऑन 1 जुलाई 2015 3 लाख। ठीक है। ब्रोकरेज 1%। कर सकते हो? कर सकते हो? ठीक, करो। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ बोलो, कैपिटल गेन कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, कैपिटल गेन कितना आ रहा है? 70। सही है। हाँ ठीक है, 78 76 सही है सबका। समझ आ गया कैसे निकालते कैपिटल गेन? सबसे पहले क्या लोगे? सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन में से माइनस क्या करोगे? सेलिंग एक्सपेंस। क्या आएगा? नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से माइनस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर क्या माइनस करोगे? अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट, शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्या माइनस करोगे? इम्प्रूवमेंट। और अगर लॉन्ग टर्म एसेट हुई तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या होगा? इम्प्रूवमेंट माइनस करोगे। ठीक, तो ये आपका आएगा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब एक क्वेश्चन दूं, होमवर्क। ठीक, लिखो, ध्यान से लिखना। इधर देखो, एक्स सोल्ड फॉलोइंग एसेट्स। एक्स सोल्ड क्या है? एक्स क्या सेल कर रहा है भाई? एक्स सोल्ड फॉलोइंग एसेट्स। एक्स बच्चों क्या सेल कर रहा है? फॉलोइंग क्या कर रहा है? एसेट्स को क्या कर रहा है? एक्स सेल कर रहा है। समझ आ रही है? एक्स क्या सेल कर रहा है? फॉलोइंग एसेट्स। सबसे पहले यहाँ पे वो सेल कर रहा है गोल्ड, यहाँ सेल कर रहा है वो सिल्वर, सिल्वर भी तो है। यहाँ सेल कर रहा है वो लैंड। ठीक, यहाँ सेल कर रहा है वो लैंड। ठीक, कॉस्ट ऑफ परचेज डेट। अब आपको खुद ढूंढना है परचेज। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 सेल डेट नहीं, परचेज प्राइस। गोल्ड खरीदा उसने 8 लाख का,
सिल्वर खरीदा उसने 2 लाख का, लैंड खरीदा उसने 15 लाख का। लैंड जो खरीदा है भाई साहब 1 जुलाई 2005 को खरीदा है। सिल्वर खरीदा है 1 जून 2021 को। सेल डेट 16 मार्च 2024। शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है भगवान जाने। 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। गोल्ड के लिए होल्डिंग पीरियड कितना देखते हो? गोल्ड के लिए होल्डिंग पीरियड कितनी देखते हो? 36 महीने देखते हो, आया ना? गोल्ड के लिए कितना देखते हो? 36 महीने। क्लैरिटी है? बोलो क्लैरिटी है? गोल्ड के लिए 36 महीने देखते हो। अब तुम डिसाइड करना सिल्वर के लिए कितना देखते हो? सिल्वर के लिए कितना देखते हो? 36 महीने। लैंड के लिए? लैंड के लिए 24। क्लियर हो रही है कहानी? लैंड के लिए कितना देखोगे? 24। ठीक है। हाँ, सेल कंसिडरेशन 15 लाख। यहाँ सेल कंसिडरेशन 25 लाख। यहाँ सेल कंसिडरेशन कितना है? 25 लाख। यहाँ सेल कंसिडरेशन 28 लाख। ठीक है। ब्रोकरेज 1%। 1% किसका होता है बेटा? 1% किसका होता है? सेल का। 1% किसका होता है? सेल। निकाल के आओगे? ठीक, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर है, दिख रहा है मैंने शगुन को सेल किया, कैपिटल गेन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 सर्टेन ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होते हुए भी हम क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर ट्रीट नहीं मानेंगे। मतलब उस केस में क्या नहीं लगेगा? कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जैसे पापा ने अपनी लड़की को कोई एसेट गिफ्ट की, ध्यान से इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ। पापा ने अपनी लड़की को कोई एसेट गिफ्ट किया तो ऑनरशिप ट्रांसफर है? ऑनरशिप तो ट्रांसफर है ना, कैपिटल गेन लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगेगा। लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं। ऐसे कई जगह पे कंसिडरेशन होने के बावजूद भी नहीं लगेगा। बताओ एक केस ऐसी जनरल बता रही हूँ, डिस्कस करेंगे कल। अमालगमेशन पढ़ा है हमने अकाउंट्स में। महिंद्रा ने सत्यम को टेक ओवर किया, फ्री में टेक ओवर किया, फ्री में टेक ओवर किया था कि कंसिडरेशन सहित टेक ओवर किया था? कंसिडरेशन सहित टेक ओवर किया था। तो ऑनरशिप चेंज हो रही है? हो रही है। कंसिडरेशन है। कैपिटल गेन लगना चाहिए किसके ऊपर? सेलर कौन है यहाँ पर? सत्यम। किसके ऊपर लगना चाहिए? सत्यम। बोला गया नहीं लगेगा। अगर अमालगमेशन ऐसे 47 सबसेक्शन 1 में 15 से लेकर 20 लिस्ट दी हुई है जहां पर कैपिटल गेन नहीं लगता, चाहे कंसिडरेशन हो चाहे कंसिडरेशन ना हो, चाहे ऑनरशिप हो चाहे ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, कैपिटल गेन भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक। इतनी बात समझ आई? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आया? 23-24 का इंडेक्स क्या है? 348। ये 2001-2 का कितना है? 100। अच्छा, तुमने एक चीज और नहीं बताई, वो हालांकि मेरे को कल पढ़ानी है। मैंने अगर सपोज 95 में एसेट खरीदी है, मैंने अगर कौन सी ईयर में एसेट खरीदी है? 95 में। बच्चा इंडेक्सेशन मेरे पास कब से आना शुरू हुआ है? 2001 से। तो 95 का इंडेक्सेशन क्या लूं? पॉसिबल है ना कि ऐसा कि हर इंसान जरूरी है 2001 के बाद ही एसेट खरीदेगा। सुनो ध्यान से, अगर आपने बिफोर 1 अप्रैल 2001 एसेट खरीदे, वो भी कल पढ़ेंगे, तो इंडेक्सेशन हमेशा 2001 से लोगे। उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा सीखेंगे कल। ठीक है, ठीक। चलो।